नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। नेपाल में काफी दिन पहले से बड़े पैमाने पर पनप रहे विरोध प्रदर्शनों का ही परिणाम है कि वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा तथा जो त्यागपत्र पत्र देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उन्हें प्रदर्शनकारियों के हाथों पीटना पड़ा। देश की सत्ता सेना ने संभाल ली और सोशल मीडिया ऐप बहाल कर शांति स्थापित करने के लिए युवकों से अपील की है। प्रदर्शन का स्वरूप सोमवार को अत्यधिक उग्र हुआ तो पुलिस ने फायरिंग करके 20 लोगों को भी मार डाला। आंदोलन का सामान्य कारण तो यही बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाए जाने से जेन-ज़ी यानी 1997 से 2012 तक के जन्मे युवा और विद्यार्थी नाराज हो गए। दरअसल नजर तो ये आ रहा है कि मात्र 2 दिन के प्रचंड विरोध प्रदर्शन ने नेपाल सरकार गिर गई है, किंतु हकीकत तो यह है कि इस पर्वतीय देश में सरकार के खिलाफ हर वर्ग आवाज उठाता रहा है। इसका एक ही कारण है कि नेपाल में कम्युनिस्ट नेताओं के हाथ में ही सत्ता घूम फिर कर रही और वे आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए। पूर्व महाराजा ज्ञानेंद्र के समर्थकों के साथ सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करके देशवासियों ने इस बात का एहसास करा दिया कि ओली सरकार न सिर्फ भ्रष्ट है बल्कि निकम्मी और निठल्ली भी है। इसीलिए उन्होंने मांग की थी कि उन्हें दोबारा राजशाही चाहिए। अभी मार्च 2025 में ही तो हमी नेपाल नाम की एनजीओ बनी थी जिसके कर्ता धर्ता सुदन गुरुङ है। राज परिवार के निकटवर्ती संबंधी काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। ये दोनों ही राजशाही और हिंदुत्व के समर्थक माने जाते हैं। यदि नेपाल की जनता लोकतंत्र को छोड़कर राजशाही की मांग कर रही है तो निश्चित तौर पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि लोकतंत्र से अच्छा राजतंत्र है। इसका तो सीधा और सरल मतलब यही है कि जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपी गई वे नागरिकों के प्रति अपने राजधर्म को निभाने में असफल रहे, तभी नागरिकों के लिए निष्ठुरता और लापरवाही करते रहे। अटकलें लगाई जा रही है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसके पहले श्रीलंका, बांग्लादेश में हो चुका है। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि ओली एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने चीन गए थे और वहां वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिले थे। फिर उन्होंने चीन के बाद भारत यात्रा की भी योजना बनाई थी। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने ओली के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके वहां की सरकार गिरा दी। अटकलों का आधार देखने में तो सही लगता है, किंतु जरूरी नहीं कि वह हकीकत हो। किंतु इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि नेपाल में अमेरिकी हितों के खिलाफ और चीन के हितों के लिए ओली सरकार ने लगातार फैसले लिए। 42,000 करोड़ डॉलर का निवेश अमेरिकी है नेपाल में, लेकिन ऐप बंद किया गया अमेरिका का, जबकि चीन के ऐप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इसलिए यदि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल में ओली सरकार को उखाड़ फेंकने में अमेरिका शामिल है तो इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। सच्चाई तो ये भी है कि ओली के पतन का कारण खुद ओली ही है। उन्होंने झूठ और फरेब का ऐसा लबादा ओढ़ रखा था कि जो उन्हें सौम्य, संवेदनशील और राष्ट्रभक्त राजनेता की तरह प्रदर्शित तो करता ही था, किंतु वह चरित्र से षड्यंत्रकारी और स्वार्थी व्यक्ति है। उन्होंने भारत के खिलाफ आधारहीन माहौल बनाकर संसद में उत्तराखंड राज्य की लिपुलेख यानी भारतीय जमीन को अपना बताने के लिए प्रस्ताव पारित करा लिया, लेकिन फिर भी भारत ने नेपाल के प्रति किसी भी तरह न तो कड़ी प्रतिक्रिया दी और न ही उसको प्रतिवर्ष दिए जाने वाले अनुदान में कटौती की। आज नेपाल की जनता सब कुछ समझती है, वह ढपोरशंख नहीं है। उसे सब कुछ पता है कि ओली ने अपने स्वार्थ के लिए नेपाल के आंशिक इस्लामीकरण के लिए खाड़ी देशों से भारी भरकम रिश्वत ले ली है। ओली चीन से भी तमाम व्यक्तिगत लाभ ले चुके हैं। अब आंदोलनकारी बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल लोकतंत्र के नाम पर शासन करना और नागरिकों के प्रति संवेदनशील न होने पर शासकों को नेपाल की ओली सरकार की ही गति प्राप्त हुई है। नेपाल में आंदोलनकारियों ने कम्युनिस्टों और नेपाली कांग्रेस सभी को नकार दिया। इसका मतलब पड़ोसी नेपाल में एक बार राजशाही की छत्रछाया में नई सरकार मिलने की उम्मीद है। भले ही नेपाल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक अलोकप्रिय सरकार का अस्तित्व समाप्त हो गया, किंतु उम्मीद है कि अब जो सरकार बनेगी वही असली लोकतांत्रिक सरकार होगी। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।